जो हमारी एल्गोरिथम होती है वो कितना एफिशिएंटली वर्क करती है और हम ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो कुछ मेजर्स होते हैं जिनके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी कोई भी एल्गोरिथम है तो कितना एफिशिएंटली वर्क कर रही है। ये मेजर्स होते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, कोई भी एल्गोरिथम हाउ मच टाइम एल्गो टेक्स टू रन, कोई भी एल्गोरिथम कितना टाइम ले रही है रन होने के लिए, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कोई भी एल्गोरिथम कितनी मेमोरी को कंज्यूम करने वाली है अपने ड्यूरेशन के यानी अपनी कंप्लीशन होने में, वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आएगा। हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छे से समझते हैं। बेसिकली द टाइम complexity, the amount of time taken by an algo to run a function is known as type complexity। जैसे कि एक स्पेसिफिक टास्क है, जैसे आपको दो नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, इन दोनों का एडिशन करोगे तो इस पूरे टास्क को कंप्लीट होने के अंदर जितना टाइम लगेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस एल्गोरिथम की। तो सिमिलरली जैसे जैसे हम एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज करते हैं और इनपुट साइज इंक्रीज करते हैं, तो पता चलता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ रही है या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे काम कर रही है। एग्जाम्पल लेते हैं कांस्टेंट टाइम का। कांस्टेंट टाइम जिसकी अंदर हम कोई भी ऐसा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सेट ऑफ ऑपरेशन, बिल्कुल आसान ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि एक नंबर है ए, इसमें आपने ऐड किया 10, इसके अंदर इनिशियलाइज किया 10, बी के अंदर इनिशियलाइज किया बी, और सम के अंदर दोनों को एडिशन किया। तो एक बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है एडिशन का। तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा टाइम अपने को ज़्यादा लेंथी वर्क या ज़्यादा लूप स्ट्रक्चर अपने को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एकदम कांस्टेंट टाइम बिग ऑफ वन के थ्रू डिनोट करेंगे। लीनियर टाइम की बात करें, लीनियर टाइम की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास एक फॉर लूप है जो जीरो से स्टार्ट होकर के अंत तक चल रहा है। यानी पहले जीरो आएगा, फिर वन आएगा, फिर टू आएगा, जीरो वन टू, फिर थ्री आएगा, ऐसे ऐसे कर करके अंत तक चलेगा। यानी हमारे पास एक लूपिंग स्ट्रक्चर है। तो जब हमारे पास एक लूपिंग स्ट्रक्चर आता है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाती है बिग ऑफ एन हो जाती है। लूप रन एन टाइम, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ एन। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक टाइम। क्वाड्रेटिक टाइम मतलब जो क्वाड्रेशन के थ्रू जो है जनरेट हो रहा है। जैसे कि हमारे पास एक फॉर लूप है आई के लिए और एक फॉर लूप हमारे जे के लिए। इसकी रेंज भी जीरो से एन तक है, ये भी हमारा जीरो से एन तक चलेगा, और ये वाला लूप भी हमारा जीरो से एन तक चलेगा। तो आई भी हमारा जीरो से एन तक चलेगा, जे भी हमारा जीरो से एन तक चलेगा। तो नेस्टेड लूप हम यूज कर रहे हैं एन इंटू एन के, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एन स्क्वायर होगी। सिमिलरली हमारे पास कुछ और भी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि बिग ऑफ लॉग एन, जिसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ एन लॉग एन जिसको हम बोलते हैं लीनियर एथमिक, और बिग ऑफ टू की पावर एन जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। तो ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, इनको समझने के लिए हम एक ग्राफ और एक चार्ट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है और ये कैसे मैटर करती है। जैसे हमारे पास बिग ऑफर है, बिल्कुल नॉर्मल ऑपरेशन है, कोई फॉर लूप नहीं है, कोई वाइल लूप नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है उसकी होनी है बिग ऑफ वन। तो बिग ऑफ वन के अंदर हम अगर इनपुट साइज 10 रखेंगे तो भी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वन आएगी, 100 रखेंगे तो भी हमारे पास वन आएगी। जबकि बिग ऑफ लॉग के अंदर इनपुट साइज 10 है तो हमारे पास उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 3 है, और 100 होने पे 7 हो रही है। बिग ऑफ एन के ऊपर जस्ट एक काइंड ऑफ एन एग्जांपल हमने लिया है कि अगर ये 10 है तो ये 100 हो रही है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, 100 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से। बिग ऑफ एन लॉग एन के लिए 333, 664, जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। अभी इनके बीच में डिफरेंस तो जीरो, इनके बीच में डिफरेंस हो गया 4 का, इनके बीच में डिफरेंस हो गया 90 का। अब इनके बीच में डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है डिफरेंस, और इनके बीच में बहुत मेजर डिफरेंस अपने देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, इस ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं कि ग्राफ के अंदर हमारे पास ये जो ऑपरेशन है और ये हमारे पास इनपुट साइज है। जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास इनपुट साइज भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इनपुट साइज 20 40 हम एक बिल्कुल बेसिक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जो व्हाइट वाली लाइन है जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं, ये डिनोट कर रही है बिग ऑफ वन वाले को। ठीक है, व्हाइट वाली लाइन डिनोट कर रही है बिग ऑफ वन वाले को, जो कि आप देख सकते हैं। और वही ऑरेंज वाली और ये डिफरेंट लाइंस के थ्रू मैंने दिखाया। तो व्हाइट वाली लाइन बिग ऑफ वन को डिनोट कर रही है, जो कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रही है और ये लास्ट तक जीरो पे रहेगी। इसके अंदर अपने को ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। सॉरी, इसको जीरो नहीं करके
हम 1 कर देते हैं। 1 से स्टार्ट हो रही है और हमको 1 पे ही देखने को मिलेगी। जो नेक्स्ट लाइन है बिग ऑफ एन लॉग एन के लिए, तो ये हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है और ये थोड़ी सी ऊपर बढ़ के थोड़ी सी ऊपर बढ़ जाएगी। ये हमारी 10 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हर लाइन के अंदर जो इनका इनिशियल पॉइंट है, ये इनका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, इनके इनिशियल पॉइंट की रेंज है। ठीक है, कोई 3 से स्टार्ट हो रहा है, कोई 10 से स्टार्ट हो रहा है, कोई 33 से स्टार्ट हो रहा है, कोई 100 से स्टार्ट हो रहा है, 1024 से स्टार्ट होता है। ये इनकी क्या है, इनिशियल रेंज है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमको यहाँ पे इसका पॉइंट मिल रहा है 1024 से। ठीक है, एन स्क्वायर के लिए हमको यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, इसके लिए हमको सेकंड पॉइंट यहाँ मिल रहा है, इसके लिए थर्ड पॉइंट यहाँ मिल रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं डिफरेंसेस जो हैं, इन इन दोनों के लिए डिफरेंस बिल्कुल जीरो था। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाएगी, मल्टीप्लाइड होती रहेगी, इनके जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ते रहेंगे पॉइंट्स के बीच में। तो ये जो है एक बेसिक हो गया टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी।